नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अहम अस्मि के इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है मनोज दत्त और यूपी पीजीटी संस्कृत की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें अनेक अभ्यर्थियां आई हैं और उसका संस्कृत सिलेबस जब आप देखेंगे तो उसमें काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के अनुसार अलंकारों के बारे में जो है सिलेबस में लिखा हुआ है कि मुख्य रूप से ये 12 अलंकार वहाँ पर पूछे जाएंगे, जिनमें से अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास और परिसंख्या अलंकार, इनके विषय में यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि संस्कृत का है, प्रवक्ता वाला। ठीक है, और इन्हीं में से पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, कुछ शब्दालंकार हैं, कुछ अर्थालंकार हैं। अनुप्रास एक शब्दालंकार है, तो इन्हीं अलंकारों के विषय में विस्तृत रूप से आज हम जानेंगे। और पहला अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार है और इसी के बारे में आज हम समझेंगे। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? ठीक है, अब उसमें लिखा गया है कि साहित्य दर्पण के अनुसार और काव्य प्रकाश के अनुसार। तो काव्य प्रकाश के अनुसार पहले हम अनुप्रास को समझते हैं। पहले हम अलंकार में से अनुप्रास के कितने भेद हैं, उसको किस किस तरह से विभाजित किया गया है उसको समझ लेते हैं। फिर एक एक भेद को उदाहरण के साथ अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो अनुप्रास जो कि आप जानते हैं ये एक शब्दालंकार है। दो प्रकार के होते हैं अलंकार, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। अर्थ जब वाक्य की शोभा को बढ़ाता है, किसी काव्य की शोभा को बढ़ाता है, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। और शब्द के द्वारा जब किसी काव्य की शोभा बढ़ती है, ठीक है, तो उसको शब्दालंकार कहते हैं। तो अनुप्रास एक शब्दालंकार है और मुख्य रूप से इसके 3 भेद कर रखे हैं काव्य प्रकाश में। एक तो है छेकानुप्रास, एक है वृत्त्यानुप्रास और आगे जाके एक शब्दानुप्रास होता है। वैसे मुख्य रूप से कहा गया है शुरुआत में कि छेक और वृत्य 2 प्रकार के अनुप्रास हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक लाटानुप्रास या शब्दानुप्रास नाम से एक भेद और बताया गया है। ठीक है, अब छेकानुप्रास क्या होता है? जब अनेक व्यंजनों की एक बार समानता देखी जाती है, मतलब स्वरों की नहीं, सिर्फ व्यंजनों की, स्वरों की समानता में अनुप्रास अलंकार नहीं होता है। अगर ये प्रश्न होता है, प्रश्न आता है कि किसके साम्य होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, स्वरों के या व्यंजनों के, स्वर या व्यंजनों के, तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ व्यंजनों की साम्यता पर ही अलंकार होता है। ठीक है, अब अनेक व्यंजन, मान लीजिए अनेक कोई सा भी व्यंजन ले लीजिए, प और ध, क, ख, ठीक है, उदाहरण के लिए कोई भी 2 व्यंजन या 3 व्यंजन, जब अनेक व्यंजनों की किसी श्लोक में एक बार साम्यता देखी जाएगी, मतलब एक जगह पर 4 पाद होते हैं किसी श्लोक में सामान्य तौर पर, तो एक पाद में यदि एक या अनेक व्यंजन जो हैं, एक नहीं अनेक व्यंजन जो है एक बार आए गए हों, ठीक है, पौध म, इस तरह से कोई उनका स्वर कोई क्रम हो या किसी तरह की समानता हो, और उसी प्रकार का एक बार फिर से हमें कहीं पर वो देखने को मिले, ठीक है, तो सिर्फ एक बार, ठीक है, अनेक व्यंजनों की एक बार समानता यदि हमें उसी श्लोक में देखने को मिले तो उसे हम कहेंगे छेकानुप्रास। ठीक है, और दूसरा जो भेद है वह है वृत्त्यानुप्रास। और वृत्त्यानुप्रास कहते हैं एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार समानता जब दिखेगी तो उसको वृत्त्यानुप्रास कहेंगे। मतलब अनेक व्यंजनों की एक बार समानता जब दिखेगी तो उसको छेकानुप्रास कहेंगे, और एक व्यंजन की या अनेक व्यंजन की अनेकों बार समानता जब हमें दिखेगी एक ही श्लोक में तो उसको वृत्त्यानुप्रास कहेंगे। या वृत्त्यानुप्रास में आपको पता है यण संधि हुई है और वृत्ति शब्द है, तो वृत्ति भी साहित्य का एक अंग है। ठीक है, और इसीलिए इसी के अंदर जो है वृत्तियों के बारे में भी थोड़ा सा मम्मट ने बता दिया है। मम्मट मुख्य रूप से कहते हैं, क्योंकि ये अलंकारों से संबंधित उतना है नहीं तो थोड़ा सा ही मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर भी ज़्यादा वर्णन इसका नहीं है। मम्मट कहते हैं कि 3 प्रकार की वृत्तियाँ हैं, उपनागरिका वृत्ति, परुषावृत्ति और कोमलावृत्ति। और इसी कोमलावृत्ति को उद्भट नाम का जो विद्वान है वो ग्राम्यावृत्ति कहती है। ठीक है, कोमलावृत्ति को ही उद्भट ग्राम्यावृत्ति कहते हैं। और इन्हीं वृत्तियों को वामन आदि आचार्य जो हैं वो वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली नाम से जानते हैं। पांचाली इन नामों से कहते हैं। साहित्य दर्पण आप जाएंगे तो वहाँ पे एक लाटा वृत्ति और जो है विश्वनाथ ने जोड़ दी है। ठीक है, और शब्दानुप्रास की यदि हम बात करें, अब शब्द जो होता है आपको पता है कि शब्द किसे कहते हैं? प्रातिपदिक को शब्द कहते हैं। ठीक है, निरुक्त जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर 4 विभाग किए गए हैं शब्द के, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। नाम किसे कहते हैं? भाव प्रधानम, आख्यातम और सत्व प्रधानानि नामानि वहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो नाम शब्द का मतलब क्या होता है? संज्ञा या नाम। ठीक है, और
यही नाम इसी प्रातिपदिक में, शब्द को ही प्रातिपदिक कहते हैं संस्कृत में, और इसी प्रातिपदिक में जब सुप और तिंग आदि विभक्तियाँ जुड़ जाती है तो उसको पद कहते हैं। तो पद बनने से पहले वो क्या होता है, शब्द होता है, ठीक है, नाम होता है, ठीक है, प्रातिपदिक होता है। इसीलिए इस शब्दानुप्रास के भी दो भेद बन जाते हैं, एक तो पदगत लाटानुप्रास, ठीक है, शब्दानुप्रास को ही लाटानुप्रास भी कहते हैं, और एक नामगत या फिर प्रातिपदिक नामगत प्रातिपदिकगत लाटानुप्रास, ठीक है। अब पदगत जो लाटानुप्रास होगा वो दो प्रकार का होगा, एक पदगत और अनेक पदगत। एक पद में आने वाला लाटानुप्रास और अनेक पदों के माध्यम से जब वाक्य की शोभा बढ़ती है, काव्य की शोभा बढ़ती है, तो उसको अनेक पदगत लाटानुप्रास कहेंगे। उसी प्रकार प्रातिपदिक जो है नामगत जो है वो भी एक समासगत, अनेक समासगत और समास असमासगत, इन भेदों से जो है प्रातिपदिक या नामगत लाटानुप्रास बनता है, ठीक है, इन तीन भेदों से। इस प्रकार से लाटानुप्रास कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। कौन कौन से, एक पदगत लाटानुप्रास, अनेक पदगत लाटानुप्रास, ठीक है, और एक समासगत लाटानुप्रास, अनेक समासगत लाटानुप्रास और समास असमासगत लाटानुप्रास। इन 3 और 2 5, इन पांचों को मिलाकर लाटानुप्रास बनता है। तो ये तो थे अनुप्रास अलंकार के सामान्य भेद, ठीक है, अंगों सहित वर्णन। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरे इन सभी भेदों को उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे। तो अभी तक हमने अनुप्रास अलंकार को भेदोपभेद सहित समझा। अब लक्षणों के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं काव्य प्रकाश के अनुसार। तो अनुप्रास का जो लक्षण रखा है काव्य प्रकाश में, कह रहे हैं वर्ण साम्यम अनुप्रास है, ठीक है। वर्णों की साम्यता को, समानता को ही अनुप्रास कहते हैं, वर्ण साम्यम अनुप्रास है। अब यहाँ पर वर्ण का मतलब क्या है, वर्ण तो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो किसकी साम्यता को अनुप्रास कहें, स्वरों की साम्यता को कहें या व्यंजनों की साम्यता को कहें। तो वहाँ पर लिखा हुआ है काव्य प्रकाश में कि स्वर वैसादृश्ये अपि व्यंजन सदृशत्वम, कि स्वरों का वैसादृश्य होने पर, ठीक है, वैसादृश्य का मतलब समानता नहीं होने पर, स्वरों की समानता नहीं भी होगी तो चलेगी, यानी कि स्वरों की समानता हमें नहीं चाहिए, लेकिन व्यंजनों की समानता होने पर ही अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। वर्ण का मतलब यहाँ पर क्या, अगर प्रश्न ये आता है कि वर्ण साम्यम अनुप्रास है, हमें वर्ण से क्या तात्पर्य है, स्वर या व्यंजन, ठीक है, तो आपको लिखना है कि व्यंजन जो है उनकी समानता होने पर ही अनुप्रास अलंकार होगा। और व्यंजनों की समानता होगी तो सीधा अनुप्रास हो जाएगा, नहीं, रसाद्य अनुगत है, रस के अनुकूल होना चाहिए, और प्रकृष्टो न्यास है। इस प्रकार से न्यास माने इस प्रकार की एक रचनात्मक जो वर्णन, जो योजना होगी, योजित किए होंगे जो वर्ण, जो व्यंजन, ठीक है, तो और रस आदि के अनुकूल होंगे, तो उन्हीं रस आदि के अनुकूल प्रकृष्ट प्रकार का विशेष प्रकार का जो न्यास है, जो वर्ण संगठना है, उनको क्या बोलेंगे हम, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अब इसके जो भेद हमने जाने थे उनमें पहला भेद है छेकानुप्रास, और छेक बोलते हैं विदग्ध को, ठीक है, विदग्धा, छेका विदग्धा। ये प्रश्न भी आ जाता है कि छेक का क्या मतलब है, तो छेका विदग्धा, विदग्ध माने होता है चतुर, या काव्य के क्षेत्र में हम सहृदय को विदग्ध कहेंगे, ठीक है, जो सहृदय व्यक्ति है उसे ही हम विदग्ध कहेंगे। और कहा गया है वहाँ पर कि सोनेकस्य सकृत पूर्व है। अब वहाँ पर 2 वर्णन है काव्य प्रकाश, यदि आप पढ़ेंगे तो कहा गया है, पहले छेकानुप्रास को बताया गया है, मतलब अनुप्रास के 2 भेद है, छेक और ठीक है, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास। तो छेक पहले आया है उसका नाम, वृत्त्यानुप्रास का नाम बाद में आया है। तो यहाँ पर लिखा गया है सो अनेकस्य सह अनेकस्य सकृत पूर्व है, सोनेकस्य सकृत पूर्व है। अब यहाँ पर जो पूर्व पद है, इस पूर्व पद से हमें समझना है कि पहले छेक का नाम आया है, इसलिए पहले छेक का वर्णन है, और ये जो लक्षण है ये छेकानुप्रास का लक्षण है। सोनेकस्य सकृत, ठीक है, ये किसका लक्षण है, छेकानुप्रास का लक्षण है। पूर्व शब्द का मतलब क्या है, छेकानुप्रास, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मैं आपको ऐसे बता दूं, पहले छेकानुप्रास का नाम आया है, फिर है वृत्त्यानुप्रास का, तो ये हो गया पूर्व और ये हो गया पर, ठीक है, बाद में आने वाला। तो पूर्व का मतलब पहले इसके बारे में बताएंगे ना, छेक के बारे में। तो छेक के बारे में वहाँ पर ये नहीं कहा गया कि सोनेकस्य सकृत छेक है, ऐसे नहीं कहा गया है।
सोनेकस्य सकृत पूर्व है, पूर्व में पहले आया है छेक है तो छेकानुप्रास, इस तरह से आप समझेंगे। यदि अगर ये प्रश्न आता है पीजीटी में, क्योंकि पीजीटी का लेवल, अभी टीजीटी का एग्ज़ाम आपने देखा होगा तो बहुत ही डीप पूछ रहा है और भटकाने वाले सवाल, मतलब आपको लगेगा कि ये तो बहुत सरल है, लेकिन आप करके आ जाएंगे गलत वहाँ पर, ठीक है। तो सोनेकस्य सकृत मतलब अनेकस्य, अनेक वर्णों की, सकृत माने होता है एक बार, ठीक है। अनेक वर्णों की एक बार समानता जब देखी जाती है तो उसको कहते हैं छेकानुप्रास। अब उदाहरण जो यहाँ पर दिया है देखिए आप, ततो ऋण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। अब इसमें पहली वाली लाइन में देखिए, इसमें न और द, ठीक है, ये देखिए न और द और न और द, ये दो अलग अलग व्यंजन हैं, मतलब एक से ज़्यादा व्यंजन है, मतलब अनेक व्यंजन है, ठीक है। और अनेक व्यंजनों की एक बार हमें समानता दिख रही है, न और द, ठीक है। यहाँ पर एक बार समानता दिख रही है, न और दो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अनेक व्यंजनों की एक बार समानता, उसी प्रकार गंड पांडुताम में देखिए ण ड और ऋण ड यहाँ पर एक साथ आए हैं, गंड में ण ड आया और पांडुताम में ण ड आया, तो एक बार इनकी भी यहाँ पर समानता दिख रही है, ठीक है। तो अनेक वर्णों की, अनेक वर्ण माने अनेक व्यंजनों की एक बार समानता जहाँ पर दिखेगी तो उसको कहेंगे हम छेकानुप्रास, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो अनुप्रास है वो है वृत्त्यानुप्रास, और वृत्त्यानुप्रास का लक्षण वहाँ पर दिया गया है, एकस्यापि असकृत परः, मतलब एक, चाहे एक व्यंजन हो, और अपि का मतलब चाहे अनेक व्यंजन हो, और असकृत, असकृत का मतलब है अनेक बार, ठीक है। किसी एक व्यंजन की या अनेक व्यंजनों की एक बार नहीं बल्कि अनेक बार जब हमें समानता देखने को मिलेगी, ठीक है, सादृश्य देखने को मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे वृत्त्यानुप्रास। सादृश्य का मतलब एक आवृत्ति देखने को मिलेगी, उसे हम कहेंगे वृत्त्यानुप्रास। अब वृत्ति किसे कहते हैं? कहते हैं वृत्तिर नियत वर्णगतो रस विषयो व्यापार है, रस के विषय में, रस की शोभा को ही बढ़ाने वाला, ठीक है, रस के अनुकूल जो नियत वर्णों में जो रचित, जो नियत वर्णगत जो रस विषय व्यापार होता है उसी को कहते हैं वृत्ति। और इसी वृत्ति के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा वर्णन वृत्तियों के बारे में भी काव्य प्रकाश में कर दिया गया है, जहाँ पर उपनागरिका इस तरह की 3 वृत्तियाँ बताई गई हैं, और ठीक है, उन्हीं के बारे में अन्य कवियों ने, वामन आदि अलंकारिक आचार्यों ने उनके अलग नाम रखे हैं। तो वो वर्णन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, अभी वो वर्णन जो है विषय से इतर है, इसलिए अभी सिर्फ अलंकारों के विषय में पढ़ेंगे। अब करें किसी एक व्यंजन की या फिर अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति देखने को मिले, उदाहरण देखते हैं। करें अपसारय घनसारम कुरुहारय दूर एव किम कमलय अलमल माल मृणालय रीति वदति दिवानिशी बाला, ठीक है। अब यहाँ पर र जो वर्ण है इसकी देखिए कितनी बार आवृत्ति है, एक वर्ण है र की अपसारय, यहाँ पर आया घन सारम, फिर कुरु में र आया, हारय में र आया, दूर में र आया, तो एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हमें देखने को मिली, तो इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। उसी प्रकार ल वर्ण देखिए कमलय, अल मल माल मृणालय, कितनी बार ल आया है, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से एक ही वर्ण की जब अनेक बार हमें आवृत्ति देखने को मिले या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति देखने को मिले तो उसे वृत्त्यानुप्रास कहेंगे, ठीक है। एक ही फर्क है, अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति देखने को मिले तो छेकानुप्रास, एक वर्ण की अनेक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति देखने को मिले तो वृत्त्यानुप्रास। एक अनुप्रास और वहाँ पे आगे बतलाया था जिससे कि लाटानुप्रास या शब्दानुप्रास कहते हैं। अभी लाटानुप्रास और शब्दानुप्रास भी 2 प्रकार का होता है, एक है पदगत और एक है प्रातिपदिकगत यानी कि नामगत। पदगत भी 2 प्रकार का था, अनेक पदगत और एक पदगत, और प्रातिपदिक 3 प्रकार का था, ठीक है। कौन कौन सा? एक समासगत, अनेक समासगत और समास असमासगत। तो पहले पदगत को समझते हैं, अनेक पदगत समास जो है, ठीक है, पदगत लाटानुप्रास को समझेंगे। और लाटानुप्रास इसको क्यों कहते हैं? लाट जन वल्लभत्वात्, लाट देश के निवासी जो हैं उनको ये अलंकार बहुत प्रिय है, इसीलिए इसको लाटानुप्रास कहते हैं। और पदगत में पहला भेद इसका है अनेक पदगत। कह रहे हैं यश्चन सविधे दयिता दव दहन स्तुहि नदी धीतिस्तस्य, ठीक है। और अगली पंक्ति में फिर वही कह रहे हैं यश्चन सविधे दयिता दव दहन स्तुहि नदी धीतिस्तस्य, मतलब एक ही
मतलब अनेक पद जो हैं वो दोबारा आ गए, वही पद, वही सारे पद दोबारा आ गए, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे अनेक पदगत, ठीक है, अनेक पदगत लाटानुप्रास सेम जब आ जाए सारे पदों में। देखिए पद का मतलब क्या होता है, एक पद हम ये भी कह सकते हैं कि छंद में 4 पाद होते हैं, तो हर पाद में वही पद आ जाए, ठीक है, तो इसको भी हम अनेक पदगत कहते हैं। और ऐसा वे सभी पद, ठीक है, यहाँ पर वर्ण नहीं, ये पद है, यश एक पद है, सविधेय, ठीक है, एक पद है, विभक्तियों में जो चलते हैं, सुप्तिगंतम पदम, पद जो बन गया है, तो वही पदगत माने वही पदों का दोबारा आ जाना क्या कहलाता है, अनेक पदगत समास। और जब अनेक पदगत लाटानुप्रास, और एक पदगत लाटानुप्रास उसे कहेंगे जिसका उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वदनम वरवर्णि न्यासस तस्या सत्यम सुधाकर, सुधाकर क्वनु पुनः कलंक विकलो भवेत। अब यहाँ पर आप देखिए सुधाकर शब्द है, ये एक ही पद है, ठीक है, एक ही पद जो है 2 बार आ गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक पदगत लाटानुप्रास। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन भी हो जाती है, एक ही पद कि जहाँ पर अनेक अर्थ हों वो श्लेष अलंकार होता है, और एक ही पद जब अनेक बार आ जाए, ठीक है, लेकिन बार बार उसका अर्थ अलग हो, वो यमक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर एक ही पद 2 बार आ गया है, लेकिन उसका अर्थ तो वही है, तो क्या यहाँ पर यमक अलंकार होगा, ठीक है, या कोई और अलंकार होगा? तो नहीं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक ही पद जब 2 बार आ जाए लेकिन अर्थ वही हो, तो एक पदगत लाटानुप्रास उसको कहा जाएगा। और एक ही पद जब 2 बार आए और उसका अर्थ अलग हो तो उसको यमक अलंकार कहेंगे। ये थोड़ा सा फर्क है इनमें, ठीक है। शब्द एक, अर्थ अनेक, ठीक है, इस तरह से वो श्लेष होता है, और एक ही शब्द 2 बार आए तो यमक होता है, ठीक है। लेकिन एक ही शब्द 2 बार आए, लेकिन शब्द का मतलब पद, एक ही पद 2 बार आए लेकिन उसका अर्थ एक ही हो, तो वो एक पदगत लाटानुप्रास। अब जो दूसरा भेद है प्रातिपदिक या नामगत लाटानुप्रास, ये 3 प्रकार का था। समासगत माने कि एक समासगत, अनेक समासगत और समास असमासगत। इन तीनों भेदों का एक ही उदाहरण है सित कर रुचिर विभा, माफ़ कीजिएगा, सित कर रुचिर विभा कराकार धरणी धर कीर्ति ही पौरुष कमला सापी तवय वास्ति नान्यस्य। अब इसका पहला जो भेद है वो है एक समासगत, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सित कर रुचिर विभा, ये एक समास है। समास का मतलब क्या होता है, अनेक पदों को मिलकर एक कर देना समास कहलाता है, ठीक है। समसनम समास है, अनेक पदों को मिलकर एक पद बन जाना, ठीक है, इसको कहते हैं समास। और ये बन गया एक पद, और इसी एक पद में ये कर, ठीक है, एक पद, एक ही समास के अंतर्गत जब हमें वर्ण साम्य मिले तो उसे हम कहेंगे एक पद एक समासगत लाटानुप्रास, ठीक है, एक ही समास में आया है। अब देखिए आगे, भिन्न समासगत मतलब अलग अलग पदों में, अलग अलग समासों में जब कोई हमें साम्यता मिले, जैसे विभा शब्द है यहाँ पर, सित कर रुचिर विभा। अब यहाँ पर विभा शब्द आया है और फिर ये एक समास खत्म हो गया, यहाँ से दूसरा समास शुरू हुआ, विभा कराकार, ठीक है, तो यहाँ पर विभा फिर से आ गया। तो भिन्न समास, अलग अलग पदों में जो समास आए हैं, भिन्न अलग अलग पदों में समास हुआ है, तो भिन्न समासगत लाटानुप्रास, ठीक है। यहाँ पर एक ही पद में था तो एक समासगत लाटानुप्रास, यहाँ अलग अलग, यहाँ पे पद भिन्न हो गया, देखिए अलग पद हो गया, विभा कराकार अलग पद है, सित कर रुचिर विभा ये अलग पद है। तो भिन्न भिन्न पदों में भिन्न भिन्न समास में आया हुआ जो साम्यता हमें दिख रही है वर्णों की, तो उसे हम कहेंगे भिन्न समासगत लाटानुप्रास। और तीसरा है समास असमासगत, माने कि एक ही पद जब हमें समास में भी दिखे और जहाँ पर समास नहीं हो रहा है वहाँ पर भी दिखे, उसे हम कहेंगे समास असमासगत लाटानुप्रास। जैसे कि पौरुष कमला। अब यहाँ पर कमला शब्द 2 जगह आया है, पहले जहाँ पर आया है वो एक सामासिक पद है, पौरुष कमला, यहाँ पर समास हुआ है पौरुष और कमला में, ठीक है। और
यहाँ पर जो कमला स्वतंत्र रूप से एक शब्द है, यहाँ पर कोई समास नहीं है, स्वतंत्र रूप से वो अपने आप में एक पद है, ठीक है, उसमें कोई समास नहीं कर रखा है, बिल्कुल वो स्वतंत्र है, इसके आगे और कोई अन्य पद इसमें नहीं जुड़ा है, एक ही पद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो पदों में समास हुआ है, दो पदों को मिलकर एक पद बनाया, तो यहाँ पर पौरुष कमला में समास हुआ है। तो पौरुष कमला में कमला पद में समासगत, ठीक है, समास, और कमला स्वतंत्र रूप से आए तो असमास, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, समास और असमासगत लाटानुप्रास, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार को काव्य प्रकाश में बताया गया है। एक बार हम इसको पूरी संक्षेप में दोबारा समझ लेते हैं। अनुप्रास किसे कहते हैं? वर्ण साम्यम अनुप्रास है, वर्णों की साम्यता को अनुप्रास कहते हैं। वर्ण का मतलब है यहाँ पर व्यंजन, यानी कि व्यंजनों की जो है सदृशता को ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। लेकिन वर्णों की वर्ण यानी व्यंजनों की ऐसी सदृशता जो रस के अनुकूल हो, रस आदि के अनुकूल हो और अच्छी तरह से उनकी योजना की गई हो उस काव्य में, तो उसे हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार। वह मुख्य रूप से उसका जो पहला भेद है वह है छेकानुप्रास। छेक बोलते हैं विदग्ध लोगों को, विदग्ध माने चतुर लोग या सहृदयी लोग। और उसी छेकानुप्रास में जब उसका लक्षण यह है कि जब एक ही जो है अनेक वर्ण जो है वो एक बार उनकी समानता देखने को मिले किसी काव्य में, तो वहाँ पर, या काव्य का मतलब किसी श्लोक में, तो हम उसे कहेंगे छेकानुप्रास। और दूसरा जो भेद है वह है वृत्त्यानुप्रास। इसका लक्षण यह है कि जब एक या अनेक वर्णों की अनेक बार समानता हमें देखने को मिले तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। उसका उदाहरण हमने समझा। फिर एक है शब्दानुप्रास यानी कि या फिर लाटानुप्रास, वो दो प्रकार का होता है, जो है प्रातिपदिकगत और पदगत, ठीक है। पदगत भी दो प्रकार का होता है, अनेक पदगत और एक पदगत। और जो प्रातिपदिक गत लाटानुप्रास है वो तीन प्रकार का होता है, एक समासगत, अनेक समासगत और समास असमासगत। तो इस प्रकार से एक पदगत, अनेक पदगत ये हो गए दो, और एक समासगत, अनेक समासगत और समास असमासगत ये हो गए तीन। तो तीन और दो मिलाकर हो गए पाँच। तो पांच प्रकार का होता है लाटानुप्रास भी। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार को हमने भेदोपभेद सहित सांगोपांग वर्णन करके काव्य प्रकाश के अनुसार उदाहरण के माध्यमों से समझा, ठीक है। अब इसी अनुप्रास अलंकार को हम समझते हैं साहित्य दर्पण के अनुसार। तो अनुप्रास अलंकार के बारे में काव्य प्रकाश में क्या कहा गया था ये तो अभी हमने समझा। साहित्य दर्पण में उसका वर्णन किस प्रकार से किया गया है इसके विषय में जानते हैं। काव्य प्रकाश में कहा गया था वर्ण साम्य अनुप्रास है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इसका लक्षण वो अलग दे रखा है। वो है कि अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य तत्, ठीक है। शब्द साम्यम अनुप्रास है कहा गया है, लेकिन यहाँ पर शब्द का मतलब शब्द नहीं है, बल्कि शब्द का मतलब एक तो पद, ठीक है, सुप्तिगंतम पदम, पदों की साम्यता होने पर, पद की साम्यता होने पर, और दूसरा पद का मतलब यहाँ पर, शब्द का मतलब यहाँ पर पदांश भी है। और पदांश क्या होता है? वर्ण होता है, ठीक है। तो वर्णों की साम्यता होने पर या पद की साम्यता होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। और फिर से यहाँ पर वही प्रश्न उठा कि वर्ण का मतलब हम क्या लें, स्वर लें या व्यंजन लें? तो अगले ही पद में बताया गया, अगले ही पाद में जो है कारिका के बताया गया कि वैषम्येपि स्वरस्य तत्, कि आपको केवल व्यंजन ही लेना है, व्यंजनों की साम्यता पर ही अनुप्रास अलंकार होगा। स्वरों की विषमता, ठीक है, स्वरों की विषमता चल जाएगी। स्वर यदि साम्य हो, विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनुप्रास पर, ठीक है। अनुप्रास नहीं माना जाएगा यदि स्वरों की समानता विषमता भी होगी तो, लेकिन व्यंजनों की समानता होगी तो ही अनुप्रास माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द का मतलब पद या पदांश। अब यहाँ पर जो है अनुप्रास को 5 भेद इसके बताए गए हैं साहित्य दर्पण में, ठीक है। 10वें परिच्छेद में साहित्य दर्पण के अलंकारों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला है छेकानुप्रास, फिर वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। ये 5 भेद जो है साहित्य दर्पण में अनुप्रास अलंकार के बताए गए हैं। शुरू से सभी भेदों को हम जानते हैं उदाहरण और उनके लक्षणों के साथ। तो छेकानुप्रास से शुरू करते हैं। छेक काव्य प्रकाश में भी हमने जाना था, और यहाँ पर छेक का मतलब भी वही है। थोड़ा बहुत विषमताएं होंगी, लक्षण में विषमताएं होंगी, बाकी क्योंकि अनुप्रास तो वही है, सारी चीज़ें सेम होंगी। कह रहे छेको व्यंजन संघस्य सकृत साम्यम अनेकधा। थोड़ा इसको और ज़्यादा यहाँ पर ब्राइट कर दिया है और थोड़ा इसको बड़ा कर दिया है, बाकी सब कुछ वही है, कॉपी ही पेस्ट ही किया एक तरह से। छेक उसे कहते हैं जिसमें व्यंजन संघ का सकृत साम्यम अनेकधा, ठीक है। व्यंजन संघ मतलब व्यंजन समूह का, सकृत माने एक बार,
साम्य माने साम्य देखा गया हो, ठीक है। और अनेकधा, अनेकधा का मतलब यहाँ पर है स्वरूप से और क्रम से, ठीक है। व्यंजन के समूह का साम्य जहाँ पर देखा गया हो एक बार, लेकिन वो एक बार स्वरूप से भी साम्य हो और उसी एक बार में जो है क्रम से भी साम्य हो। स्वरूप और क्रम का मतलब क्या है? देखिए, स्वरूप है, जैसे मैं बोलूँ क और ख, ये स्वरूप है, ठीक है। क और ख ये स्वरूप है। और क्रम क्या है? क के बाद ही ख आया है। अगर कहीं पर पहले ख है फिर क है तो अगली बार जब इसका साम्य हमें दिखेगा तो वहाँ पर भी ख और क ही होना चाहिए। इसे हम कहेंगे स्वरूप का और क्रम का साम्य, ठीक है। तो जहाँ पर व्यंजनों के समूह का एक बार साम्य दिखे लेकिन स्वरूप से भी और क्रम से भी, तभी वह छः का अनुप्रास कहलाया जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि आदाय बकुल गंधा नंदी कुर्वन पदे पदे भ्रमरान अयमेति मंद मंदम कावेरी वारी पवनः पवनः, ये इसका उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए, गंधा नंदी में न और ध है, ठीक है। यहाँ पर भी न और ध है, तो स्वरूप से भी और क्रम से भी हमें यहाँ पर साम्य दिख रहा है। उसी प्रकार मंदम, मंदम में देखिए न और द, हालांकि म की भी देख लीजिए, म न द म न द, अनेक व्यंजनों की, व्यंजन संघ की हमें एक बार साम्य दिख रहा है लेकिन स्वरूप से भी दिख रहा है और क्रम से भी दिख रहा है, इसलिए उसको हम छः का अनुप्रास कहेंगे। व और र, यहाँ पर भी देखिए पा व न, प व और न, इन तीन वर्णों की जो है हमें स्वरूप और क्रम से जो है क्या दिख रही है? समानता हमें दिख रही है। तो ठीक है, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि पावन है, पवन है में पा, इसमें तो आ है और यहाँ पर आ नहीं है, तो हमें स्वरों को नहीं लेना है। स्वरों की वैषम्येपि भी चलेगा, स्वरों वैषम्येपि स्वरस्य तत्, स्वरों की विषमता भी चलेगी, लेकिन प व और न, ये तीन व्यंजन जो है वो तो हमें लगातार मतलब क्रम से भी दिख रहे हैं और वही उनका स्वरूप भी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर छः का अनुप्रास है, ठीक है। व्यंजनों को नहीं लेना है आपने। वैसे आप यहाँ पर भी बोलेंगे कि गंधा नंदी, ध में यहाँ पर आ है और यहाँ पर ई है, तो स्वरों की बात हमने करनी ही नहीं है अनुप्रास में, सिर्फ व्यंजनों की बात करनी है। तो इसीलिए जहाँ पर अनेक व्यंजन, ठीक है, व्यंजन संघ हो, सकृत माने एक बार उनका साम्य दिखे लेकिन अनेकधा, अनेकधा का मतलब स्वरूप से भी दिखे और क्रम से भी दिखे, तो वहाँ पर उसे कहेंगे हम छः का अनुप्रास। बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के दूसरे भेद की, उसका नाम है वृत्त्यानुप्रास साहित्य दर्पण के अनुसार, और उसका लक्षण है अनेकस्येकधा साम्यम असकृत व्याप्य अनेकधा एकस्य सकृदप्येस वृत्त्यनुप्रास उच्यते। अब यहाँ पर कह रहे हैं अनेकस्येकधा, ठीक है। अनेक व्यंजन समूह का, बहुत सारी व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजन, ठीक है, उनकी एकधा माने, अब यहाँ पर अनेकधा आया था, अनेकधा का मतलब स्वरूप से भी और क्रम से भी हमें साम्य दिखना चाहिए, लेकिन अनेक व्यंजनों का जब हमें एक बार साम्य दिखने लगे, ठीक है, जब हमें अनेक व्यंजनों का एक बार साम्य दिखे और वो क्रम से भी और स्वरूप से भी हो, तो वो छः का अनुप्रास होता है। उसी प्रकार अनेक व्यंजनों का जब हमें एक बार साम्य दिखने लगे लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्वरूप से साम्य हो, केवल स्वरूप से साम्य हो, क्रम से नहीं हो, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? अनेक व्यंजनों का केवल स्वरूप से एक बार साम्य हमें दिखे, साम्यम, ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाएगा? वहाँ पर भी, वहाँ पर छः का अनुप्रास नहीं होगा, वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होगा, वृत्त्यानुप्रास उच्यते। यदि स्वरूप और क्रम दोनों से साम्य होगा तो लाटा छः का अनुप्रास, और जब केवल स्वरूप से एक बार साम्य हमें दिखने को मिले अनेक व्यंजनों का तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास। और भी आगे है इसमें असकृत व्याप्य अनेकधा, ठीक है, या फिर अनेक व्यंजनों का अनेक बार हमें वहाँ पर क्या दिखने लगे? साम्य दिखने लगे, अनेक व्यंजनों का अनेक बार साम्य दिखने लगे, अनेकधा। तो यहाँ पर अनेकधा का मतलब भी वही है, स्वरूप और क्रम से, लेकिन वहाँ पर भी स्वरूप और क्रम दोनों ही होने चाहिए, ठीक है, तभी वो साम्य माना जाएगा। तीसरा, एकस्य सकृदप्येष वृत्त्यनुप्रास उच्यते, ठीक है, एक ही वर्ण का नहीं, एकस्य सकृदप्येष, एकस्य सकृत, ठीक है, एक बार मतलब एक बार हमें
जो है साम्य यदि दिखेगा तो उसको भी हम क्या कहेंगे, अनुप्रास ही कहेंगे। ठीक है, उसे भी हम अनुप्रास अलंकार ही कहेंगे। अब यहाँ पर अपि शब्द आया है, तो अपि शब्द का मतलब यहाँ पर असकृत अपि। ठीक, असकृत का मतलब वहाँ पर सकृत माने एक बार और असकृत का मतलब अनेक बार। इसका मतलब यह है एकश मतलब कि दो वर्ण हैं। एकश सकृतप्य को समझिए आप, दो वर्ण हैं, दो वर्णों में से एक वर्ण की तो एक बार ही जो है आवृत्ति हुई है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा वर्ण है उसकी अनेक बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो एकस्य सकृत, एक वर्ण की तो एक बार आवृत्ति, ठीक है, एक बार उसका सादृश्य, और जो दूसरा वर्ण है उसकी असकृत माने अनेक बार आवृत्ति हमें जब देखने को मिलेगी तो वहाँ पर क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास। तो हमें वृत्त्यानुप्रास के अंदर भी हमें तीन नियम तीन नियम देखने को मिले हमें। पहला, अनेक वर्ण जब हमें एक बार उनकी आवृत्ति देखने को मिलेगी, सादृश्य देखने को मिलेगा, तो वो स्वरूप से होगा तो ही वृत्त्यानुप्रास होगा। अनेक वर्णों की अनेक बार हमें आवृत्ति देखने को मिलेगी तो वो स्वरूप और क्रम से होनी चाहिए तो वृत्त्यानुप्रास होगा। और दो वर्णों में से एक वर्ण की एक बार और दूसरे वर्ण की अनेक बार हमें जब आवृत्ति देखने को मिलेगी, एकस्य सकृत और असकृत अपि, ठीक है, तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास माना जाएगा। तो इन तीनों ही जो इसके नियम है, लक्षण हैं, इन तीनों को जो है हम इसके उदाहरण में घटा कर देखते हैं। उदाहरण है इसका, उन्मीलन मधुगंध लुब्ध मधुप व्याधूत चूतांकुर क्रीडत कोकिल काकली कलकलय रुद्गीर्ण कर्णज्वराः नियन्ते पथिकै कथम कथम अपि ध्यानावधानक्षण प्राप्त प्राण समागम रसोल्लासय रमी वासरा। ये इसका जो है उदाहरण है। अब पहला जो इसका नियम है उसको हम यहाँ पर घटाते हैं। कह रहे अनेकस्येकधा, अनेक वर्णों की, ठीक है, केवल स्वरूप से एक बार साम्य जब हमें देखने को मिले तो देखिए र और स, अब र और स, ठीक है, मात्र स्वरूप की बात हो रही है, क्रम की बात नहीं हो रही है। स्वरूप से मिले, क्रम से नहीं भी होगा तो चलेगा, क्रम से नहीं, केवल स्वरूप से साम्य हमें देखने को मिले, एव लगाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो र और स और र, ठीक है, रसोल्लासय रमी, र और स और र, यहाँ पर हमें स्वरूप तो दिख रहा है, र का स्वरूप र है और स का स्वरूप स है, तो स्वरूप से तो हमें साम्य दिख रहा है, लेकिन क्रम नहीं है, तो क्रम से हमें लेना देना भी नहीं है। तो यदि अनेक व्यंजनों की एक बार यदि हमें साम्य देखने को मिले, अनेक व्यंजनों का एक बार साम्य देखने को मिले, लेकिन वो केवल स्वरूप से हो, क्रम से ना हो, तो वृत्त्यानुप्रास होगा। तो हमें दिख रहा है क्रम से नहीं है, यहाँ पर र के बाद स आया है और यहाँ पर स के बाद र आया है, इसका मतलब क्रम से नहीं है, तो क्रम का हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि एक बार सिर्फ हमें जो है इसका साम्य दिख रहा है और कहीं पर आपको नहीं दिखेगा। हाँ, आगे देखिए सरा यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें क्रम का यहाँ मतलब ही नहीं है, ठीक है, कि 100 के बाद ही र आना चाहिए, ऐसा कोई क्रम का नियम ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक नियम तो घट गया। दूसरा नियम क्या है, अनेकधा, ठीक है, असकृत व्याप्य अनेकधा, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं अनेक व्यंजन जब अनेक बार उनकी आवृत्ति देखने को मिले या उनका साम्य देखने को मिले, तो स्वरूप से भी और क्रम से, दोनों ही तरीक़ों से हो। तो अब देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण ये देखिए, क्रीडत कोकिल काकली कलकलय रुद्गीर्ण कर्णज्वरा। अब यहाँ पर क और ल क्रम भी दिखेगा आपको, क के बाद ही ल आएगा, ठीक है, और क का स्वरूप क ही है और ख का ल का स्वरूप ल ही है। तो क ल चार बार हमें देखो साम्य देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब अनेक व्यंजन, मतलब दो व्यंजनों की हमें आवृत्ति देखने को मिल रही है अनेक बार, और स्वरूप से भी वो और क्रम से भी वो देखने को मिल रही है, इसलिए यहाँ पर दूसरा नियम भी घटित होता है। तीसरा जो इसका नियम है एकस्य सकृत, यानी कि दो वर्ण हों और एक वर्ण की एक बार आवृत्ति मिले और दूसरे वर्ण की अनेक बार आवृत्ति मिले, तो वहाँ पर भी वृत्त्यानुप्रास होगा। तो इसका पहली लाइन देखिए इस श्लोक की, उन्मीलन मधुगंध लुब्ध मधुप व्याधूत चूतांकुर। तो यहाँ पर क्या है कि मधु, म, ठीक है, म की हमें सिर्फ एक बार आवृत्ति मिलेगी, एक तो म यहाँ पर है मधु में और एक यहाँ पर है, ठीक है, ये देखिए एक म यहाँ है और एक यहाँ है। तो यहाँ पर पहला वाला वर्ण यानी कि मधु में से म और ध में से म की तो एक बार आवृत्ति हमें मिल गई, ठीक है, लेकिन ध की आवृत्ति हमें बहुत बार मिलेगी। ध यहाँ पर आया मधु में, फिर गंध में ध आया, लुब्ध में ध आया, मधु, फिर यहाँ पर दोबारा ध आया, व्याधूत में फिर ध आया, तो दूसरे वर्ण की हमें अनेक बार आवृत्ति देखने को मिली। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वृत्त्यानुप्रास के तीनों लक्षण जो है वो घटित होते हैं, ठीक है। तो दो हो गए हमारे, छेकानुप्रास हो गया, वृत्त्यानुप्रास हो गया। अब हम पढ़ेंगे
श्रुत्यानुप्रास, बहुत सिंपल है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। इसमें क्या है, अनेक वर्णों की आवृत्ति हमें देखने को मिले, ठीक है, अनेक बार देखने को मिले या मतलब कई बार देखने को मिले, और लेकिन वे जो अनेक वर्ण हैं या वे जो दो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान एक ही हो, ठीक है। लक्षण क्या है इसका, लक्षण है उच्चार यत्वाद यदैकत्र स्थाने तालु रदादि के स्थान, उच्चारण स्थान, तालु रदादि के मतलब तालु, कंठ, जिह्वा, ओष्ठ, ये जो अनेक उच्चारण स्थान हैं हमारे वर्णों के, तो उच्चारण स्थान की समानता के साथ जब दो वर्ण जो है या दो से अधिक वर्ण जब बार बार हमें देखने को मिले, ठीक है, उनकी आवृत्ति हमें देखने को मिले, तो वहाँ पर क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है, सादृश्यम व्यंजनस्य। लेकिन ये जो तालु आदि की जो हमें समानता देखने को मिलेगी दो या दो से अधिक वर्णों की, वो केवल व्यंजनों की। अब ये याद रखिए, शब्दालंकार में जो अनुप्रास अलंकार है उसमें स्वर से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पर भी वर्ण की साम्यता की बात आएगी वहाँ पर केवल व्यंजन का लेना देना है, ठीक है। अब चाहे उसमें स्वर की मात्रा लगी हो चाहे न लगी हो, ठीक है, चाहे स्वर उसमें लगे हो चाहे न लगे हो, ठीक है। तो सादृश्यम व्यंजनस्य, व्यंजन का ही सादृश्य माना जाएगा, तो उसको कहेंगे हम श्रुत्यानुप्रास। उदाहरण के माध्यम से इसको भी समझते हैं। उदाहरण इसका दे रखा है साहित्य दर्पण में, दृशादग्धम मनसिजम जीवयंती दृशयव्याः विरूपाक्षस्य जयिनी स्ताः स्तुमो वामलोचना। अब यहाँ पर देखिए जीवयंती, अब ज और य, ठीक है, फिर पीछे य यहाँ पर दोबारा आया है, फिर जयिनी में ज और य यहाँ पर एक साथ आए हैं, तो ज और य इन दोनों का उच्चारण स्थान तालु है। इचु यशानाम तालु आपने पढ़ा है, इचु चौ में आता है, चू में आता है चवर्ग, ठीक है, चू को चवर्ग कहते हैं, कु चु टू तु पू है ना, कु से कवर्ग, चू से चवर्ग, टू से टवर्ग, तो चवर्ग में च छ ज आता है, और इचु यशानाम य, ठीक है, ई चवर्ग, य और श की जो है इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु होता है, तो ज और य इनका उच्चारण स्थान तालु है, और दोनों का उच्चारण स्थान एक ही होने के साथ साथ यहाँ पर इनकी आवृत्ति भी देखने को मिल रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे श्रुत्यानुप्रास। और इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार के तीन भेद अभी हमने जाने, पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास और तीसरा है छेकानुप्रास, माफ़ कीजिए श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास के बारे में। तो चौथा जो भेद है अनुप्रास अलंकार का वो है अंत्यानुप्रास, और अंत्यानुप्रास का लक्षण साहित्य दर्पण में दिया गया है, व्यंजनम चेद यथावस्थम, ठीक है, व्यंजनम चेद यथावस्थम साहाद्येन स्वरेण तु आवर्त्यतेन्त्ययोज्यत्वात् अंत्यानुप्रास एव तत्, ठीक है। मतलब वही बात है, व्यंजनम चेत यथावस्थम। अब यहाँ पर यथावस्थम पर मैंने स्टार लगाया है, इसको अभी समझेंगे, ठीक है। साहाद्येन स्वरेण तु, ठीक है। अब यहाँ पर यथावस्थम का मतलब ये है कि यथा संभवम अनुस्वार विसर्ग स्वर युक्ताक्षर विशिष्टम, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर कह रहे साहाद्येन स्वरेण तु, मतलब यहाँ पर जो पुनरुक्ति होगी वो स्वरों के साथ होगी, ठीक है। अभी तक ये था कि अनुप्रास अलंकार में जब भी हम आवृत्ति देख रहे थे, सादृश्यता देख रहे थे, सिर्फ व्यंजनों की सदृशता वहाँ पर देख रही थी, लेकिन अंत्यानुप्रास एक ऐसा अनुप्रास अलंकार है जहाँ पर हमें स्वर और अनुस्वार और विसर्ग और, ठीक है, इन सभी की समानता हमें चाहिए वहाँ पर, तब जाके वो वृत्त्यानुप्रास अच्छा लगेगा, नहीं अंत्यानुप्रास तभी वो कहलाया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर स्वरों की साम्यता भी होनी चाहिए और व्यंजनों की तो होनी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन ये हमेशा यूज कहाँ पर किया जाता है, पादस्य, माने श्लोक के 4 पाद होते हैं, या तो श्लोक के हर पाद के अंत में या किसी 2 पादों के अंत में, या फिर पदस्य या फिर पद के अंत में, ठीक है। पाद के या पद के अंत में ही प्रयोग ये किया जाता है, और कोशिश ये होनी चाहिए, यथासंभव प्रयास ये होना चाहिए कि उस पाद के या पद के अंत में जो अनुस्वार हों, जो विसर्ग हों, जो स्वर हों, उन सभी उसी प्रकार के अनुस्वार विसर्ग स्वर आदि से युक्त जो है उसकी आवृत्ति युक्त होकर उसकी आवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है। युक्ताक्षर विशिष्टम, जो किसी पाद के या पद के अंत में जो अनुस्वार विसर्ग स्वर जो अक्षर थे, वही अक्षर वही अनुस्वार वही विसर्गों के साथ उसी क्रम से उसी स्वरूप के साथ जो है हमें उसके आवृत्ति या फिर उसका सादृश्य देखने को मिलना चाहिए। अगले पाद के अंत में
या अगले पद के अंत में, तभी जाके वो अंत्यानुप्रास कहलाया जाएगा, उसे कहते हैं अंत्यानुप्रास। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कह रहे केशः काशस्तबक विकासः कायः प्रकटित करभ विलासः चक्षुर्दग्ध वराटक कल्पम त्यजति न चेतः कामम अनल्पम। अब यहाँ पर आप ये जो श्लोक के पहले के दो पाद देखिए, केशः काशस्तबक विकासः, ठीक है, यहाँ पर आशय शब्द आया ना, ध्वनि। यहाँ पर भी कायः प्रकटित करभ विलासः, यहाँ पर भी आशय आया। तो पाद के अंत में, ठीक है, या फिर विकास है एक पद है, विलास है एक पद है, पद के अंत में हमें क्या देखने को मिला? वही स्वर, वही अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार स्वर जो क्रम और स्वरूप जैसा था वैसा का वैसा ही हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो इसे हम क्या कहेंगे? अंत्यानुप्रास। उसी प्रकार आगे देखिए, चक्षुर्दग्ध वराटक कल्पम, यहाँ पे अल्पम जो आया है, और त्यजति न चेतः कामम अल्पम, यहाँ पर भी जो है देखिए आप अंत में जो साम्यता देखने को मिल रही है हमें, ये विसर्ग के साथ था, ये अनुस्वार के साथ है, ये जो साम्यता देखने को मिल रही है हमें, वो साम्यता कहाँ जब देखने को मिलेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, ये चौथा भेद था। और पांचवा और अंतिम भेद जो अनुप्रास का साहित्य दर्पण में दिया गया है वह है लाटानुप्रास। आप जानते हैं कि लाट देशवासियों को ये अलंकार बहुत प्रिय है, अनुप्रास अलंकार को इस तरीके में कहना, तो इसलिए एक भेद ही बन गया लाटानुप्रास। उसका लक्षण है शब्दार्थयोः पौनरुक्त्यम भेदे तात्पर्य मात्रतः। ठीक है, अब यहाँ पर पौनरुक्त्यम, पुनरुक्ति हो, ठीक है, पुनरुक्ति हो, लेकिन शब्दार्थयोः, शब्द की पुनरुक्ति हो या अर्थ की पुनरुक्ति हो, या दोनों की ही, शब्द और अर्थ दोनों की ही पुनः उक्ति हो रही हो, दोबारा उनको बोला जा रहा हो। ठीक है, अब पुनरुक्ति का मतलब यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है कि शब्द और अर्थ की ही लेनी है। ठीक है, आपको वहाँ पर विभक्ति की, आप ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर तो शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति तो हो रही है, लेकिन पहले जब इस शब्द का प्रयोग किया गया वहाँ पर विभक्ति अलग थी, और इस बार इस शब्द का प्रयोग जब किया गया तो विभक्ति अलग है या स्वर अलग है, वो आपको नहीं देखना है। आपको विभक्तियाँ कारक आदि नहीं देखने हैं, आपको तो ये देखना है कि शब्द वही प्रयोग में किया गया है या नहीं, या उसका अर्थ वही है या नहीं। तो ऐसी जब पुनः उक्ति होगी, पुनरुक्ति कहीं पर की जा रही होगी किसी पाद में या किसी श्लोक में, किसी काव्य में, तो वहाँ पर क्या होगा? लाटानुप्रास होगा। ठीक है, अब शब्दार्थी हो पौनरुक्तिम तो ठीक है, भेदे तात्पर्य मात्रतः है, तात्पर्य का भेद भले ही हो तो हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तात्पर्य का मतलब सिचुएशन ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, या स्मेर राजीव नयने नयने किम निमीलिते। ठीक है, स्मेर राजीव नयने, ये संबोधन वाला पद है। ठीक है, यहाँ पर नयने पद आया है और यहाँ पर भी नयने पद आया है, नयने किम निमीलिते। ठीक है, और यहाँ पहले वाले में कह रहे हैं कि स्मेर राजीव नयने, ये संबोधन पद है, किसी को बुलाया जा रहा है, अरे स्मेर राजीव नयने, अरे कमल के नेत्रों की, कमल की तरह नेत्रों वाली। ठीक है, दूसरे में पूछ रहे हैं कि नयने किम नहीं मिले थे, तुमने अपनी आँखें क्यों बंद कर ली। तो तात्पर्य भेद है, लेकिन क्या है? शब्द वही है और अर्थ भी वही है। ठीक है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा, यहाँ पर जो है यमक अलंकार नहीं है कि दो एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो और दोनों बार अर्थ अलग हो। ठीक है, हालांकि अर्थ यहाँ पर एक ही है। इसको हम काव्य प्रकाश में जब हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में जाना था वहाँ पर भी समझा था। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नहीं कि आपने नए नए देखो और आंख बंद करके वहाँ पर जो है यमक लगा दिया। ठीक है, आपको जानना है कि ये स्मेर राजीव नयने जो उदाहरण है ये लाटानुप्रास का उदाहरण है। अर्थ भी यहाँ पर आँख ही है दोनों का और शब्द भी वही है, तो इसीलिए यहाँ पर ये उसी तरह यहाँ पर भी देखिए नयने नयने, कंदर्पम कंदर्प। ठीक है, कंदर्प कंदर्प, यहाँ पर भी अर्थ भी वही है, शब्द भी वही है। तो एक ही शब्द या अर्थ, एक ही शब्द और अर्थ की आवृत्ति जब हो, ठीक है, पुनरुक्ति जब हो वहाँ पर, तो क्या कहेंगे? उस अलंकार को हम, उस काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार को हम क्या कहेंगे? अनुप्रास का लाटानुप्रास नामक भेद कहेंगे, या उसको लाटानुप्रास के नाम से हम जानेंगे। ठीक है, और इसका एक उदाहरण दूसरा भी है, यश्य न, ये हमने वहाँ पर भी देखा था, काव्य प्रकाश में भी देखा था कि यश्य न सविधे दयिता दव दहन स्तुहि नदी धीतिस्तश्च, यश्य न सविधे दयिता
दव दहनस्तु ही नदी धितिस्तस्य। ठीक है, बहुत अच्छा अर्थ है इसका कि जिसके पास दयिता है, दयिता का मतलब जिसकी शादी हो चुकी है, जिसकी पत्नी है, या फिर जिसकी गर्लफ्रेंड है, जिसकी प्रेमिका है, यदि उसके पास है प्रेमिका है, नहीं, यदि किसी के पास प्रेमिका नहीं है तो उसके लिए ये चाँद की चाँदनी जो है वो दावानल के समान है, मतलब कि ज्वालामुखी के समान है। ज्वालामुखी से आने वाली जो गर्मी है उसी तरह गर्मी देगी उसको ये चाँद की चाँदनी, जिसके पास प्रेमिका नहीं है। और जिसके पास प्रेमिका है तो उसके लिए यही वही चाँदनी जो है वो अमृत के समान बन जाएगी, बहुत अच्छी उसको लगी। उसके लिए दावानल भी जो है चाँदनी के समान लग जाएगा। ठीक है, उसके लिए अगर ज्वालामुखी भी कहीं आसपास फट रहा हो उससे भी गर्मी हो रही है, लेकिन प्रेमिका उसके साथ में है उसकी, तो उसको वो भी चाँद की चाँदनी के समान शीतलता ही प्रदान करेगा, ये इसका अर्थ है। लेकिन आपको देखना है कि प्रत्येक पद जो है दोबारा आया है, पुनरुक्ति हुई है, इसलिए इसको कहेंगे लाटानुप्रास। तो इस तरह से हमने अनुप्रास अलंकार को काव्य प्रकाश के अनुसार भी और साहित्य दर्पण के अनुसार भी पूरी तरह से समझ लिया है। किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन अब नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपका बचता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियोज़ को, लाइक कीजिए, जो भी वीडियोज़ हम यहाँ पर डालते हैं सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइए। अगर और सरल करना है, शब्दों का प्रयोग कठिन हो रहा है या किसी भी प्रकार की कमी आपको लगती है तो ज़रूर हमें बताइए, हम उसको सुधारने का ज़रूर प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे अलंकार के साथ। यहाँ बल्कि अगला अलंकार जो है यमक अलंकार है, उसके बारे में हम समझेंगे काव्य प्रकाश के अनुसार और साहित्य दर्पण के अनुसार, दोनों तरीक़ों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।